ऑब्वियसली यू आर अ गाइडर, यू आर अ मेंटोर। तो अभी जो हाल ही में जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, सोनम वांगचुक जी पिछले 18 अब तो 19-20 दिन हो गए धरने पे हैं। हाउ यू सी दिस थिंग्स? ऑब्वियसली वहाँ पे लाखों की आबादी में बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए, अपने एजुकेशन राइट्स के लिए। यू एज ए मेंटोर, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? और बिल्कुल ही अनबायस्ड सलाह। आपको पता है कि लाठीचार्ज हुई है उन पे, बच्चों पे लाठीचार्ज हुई। The views and opinions expressed in this podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any organization or sponsor. This content is for informational and educational purposes only and should not be taken as professional advice. नमस्कार, खूब स्वागत आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ छवि दास and you are watching the another insightful episode where we have a researcher, academic mentor, entrepreneur, and social worker who has dedicated his career to empowering students and researchers across the country. Our guest, Dr. Suyash Kamal Soni, holds a PhD in management and an MTech in industrial engineering. He is the founder of Easy Thesis and Easy Talks. Starting with Easy Thesis only. Easy Thesis का आपको like what made you to make Easy Thesis? मैम, all throughout my life जो भी परेशानियाँ मुझे आई, पता नहीं ऐसा नेचुरली हुआ है कि मैंने ये कोशिश की है वो परेशानी दूसरे को ना आए। मतलब आपने बहुत से ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें एक आदमी आता है, गाड़ी चलाता है रोड पे, उसको गड्ढा दिखता है, उसकी गाड़ी गड्ढे में जाती है, फिर वो गाड़ी से उतर के उस गड्ढे को भरने की कोशिश करता है, या फिर गाड़ी के सामने कोई पेड़ पत्थर कुछ पड़ा है उसको हटाने की कोशिश करता है। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने आप को उसी आदमी के तरीके से देखता। मैंने जब ग्रेजुएशन करी, द चैलेंजेस व्हिच आई फेस्ड एज अ स्कॉलर, एज अ ग्रेजुएट, वो मैंने उनको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं उस पर काम किया। एंड अल्टीमेटली इट वाज लाइक व्हेन आई कंप्लीटेड माय डॉक्टरेट, देन आई रियलाइज्ड कि the very basics of research are not very clearly available for which you experienced. Yes ma'am. So based on my experience कि भाई इसको हम आसान कैसे करें, और PhD thesis का सबसे मुख्य जो काम है that is thesis। तो एक दिन जस्ट जैसे आप और हम चर्चा कर रहे हैं वैसे ही चर्चा करते हुए कुछ मित्रों के साथ बात उठी कि हम क्या करें। तो मैंने कहा क्यों ना हम थीसिस को ईजी कर दें। बेसिकली थीसिस है, सारा रिसर्च जो PhD का वो थीसिस है, सारा क्रक्स थीसिस है। मैंने कहा अगर हम थीसिस को आसान कर दें, मतलब हम PhD को आसान कर रहे हैं। वहां से एक आइडिया आया इजी थीसिस, और फिर हमने धीरे धीरे हर पहलू को रिसर्च के, जो पहले एडमिशन होते साथ ही PhD स्कॉलर को किस तरीके से PhD अप्रोच करनी है, अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अपने एक्सपर्टीज स्पेसिफिक, उन सारी चीज़ों पे काम करना चालू कर दिया। आप ग्रेजुएशन की बात कर रहे थे अपनी कॉलेज टाइम की। आई वांट टू नो कि डॉक्टर सुयश कमल सोनी से पहले सुयश कमल सोनी कौन थे और आप क्या थिंकिंग थी उस टाइम पे इजी थीसिस को लेके? ऑब्वियसली एकदम से तो नहीं हो गया होगा, इट हैव ऑलवेज लाइक इट हैड टू टाइम, राइट? तो सुयश कमल सोनी कौन थे और उनका विजन क्या था फॉर इजी थीसिस? देखिए मैम, फ्रैंकली स्पीकिंग, हम बहुत से काम अपने जीवन में जो करते हैं उनके पीछे बहुत सारी सोच नहीं होती। कुछ काम बस इंस्टेंटली हो जाते हैं कि बस सोचा और चल दिया वैसा। जब मैं कॉलेज में था तब मैंने नहीं सोचा था कि आई विल बी मेकिंग अ इंस्टीट्यूशन लाइक इजी थीसिस, आई विल बी वर्किंग इन दिस डोमेन जहाँ पे मैं रिसर्च के डोमेन में काम कर पाऊँ। जब तक मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब तक मेरा जो पैमाना था, जो मेरा स्केल था, वो उतना ही था कि हाँ जी बस ग्रेजुएशन करनी है। अच्छी बात ये थी कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, आई हैव डन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सो मेरा इंटरेस्ट मशीन्स में था। तो मैं वहीं तक देख पा रहा था कि भाई मेरा इंटरेस्ट बचपन से, जैसे बाइक है, कार है, और भी अलग अलग नाना प्रकार की जो मशीनें होती हैं उनका मैकेनिज्म होता है। जैसे आप अगर देखें तो एक पेन जो हम एक आपने देखा होगा जब हम प्रेस करते हैं, और वो वाला जो प्रेसिंग पेन है उससे, जिसमें स्प्रिंग लोडेड होता है, उससे लेके सोफिस्टिकेटेड हेलीकॉप्टर या कोई और मशीन भी, सब मशीनें हैं। सो बचपन से ही जो अलैक्रिटी रही मेरी विद मशीन्स, दैट ब्रॉट मी टिल माय ग्रेजुएशन। उसकी वजह से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली। तब तक ऐसा कुछ नहीं था कि आई विल बी गोइंग फॉर अ बिजनेस डोमेन और अ सर्विस डोमेन में। आपकी इजी थीसिस वाली जो जर्नी है, लाइक ऑब्वियसली दिस इज नॉट ये पूरा आपके ही थ्रू बिल्डअप है कि इसमें आपको किसी का लाइक प्रोत्साहन मिला, किसी का सपोर्ट मिला? मैम देखा जाए तो चूंकि जितने सारे मेंटोर्स रहे हैं, जो हमारे गाइड्स हैं, गुरु रहे हैं हमारे, जो
चाहे वो स्कूल के हों, कॉलेज के हों, पोस्ट ग्रेजुएशन में, डॉक्टरेट में, इन सब ने कहीं ना कहीं वो छोटे छोटे बीज तो हमारे दिमाग में डाले कि ये देखो यहाँ ये परेशानी आ रही है, इसको हमने ऐसे हल किया। पर मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मुझे ऐसे गुरु मिले, ऐसे मेंटोर्स मिले, ऐसे गाइड मिले, पर सब इतने लकी नहीं होते। वो जो उनने मुझे सिखाया उसकी वजह से आज मैं इजी थीसिस बना पाया हूँ, और इजी थीसिस को बना के जो उनकी सीख है उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। बस इंडिया में आपको क्या लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है रिसर्च को लेकर, या फिर क्या मिथ है लोगों बच्चों के अंदर जो लाइक यू थिंक दैट इट्स बिगेस्ट मिथ? देखिए, उसको मैं एक बड़े स्तर पे आपको सवाल का जवाब देना चाहूँगा। इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत है परिभाषाओं की। आप देखिए कि जो डेफिनेशन ईस्ट में किसी चीज की है वो जरूरी नहीं है वेस्ट में वैसी हो। हमने पिछली बार आपके नाम के ऊपर जब हम बात कर रहे थे, बात हुई छवि। अब छवि का एक इंप्रेशन आदमी बनाता है, व्यापारिक दृष्टि में इस शब्द को कैसे यूज करा जाएगा कि बाजार में हमारी अच्छी छवि होनी चाहिए, मींस दैट यू शुड कैरी गुड इंप्रेशन ऑफ इन द बिजनेस डोमेन। वहीं अगर आपने मुझे जो बताया था कि जो एक चित्र होता है या फोटोग्राफ है उसको भी हम छवि कहते हैं। तो जब मैं छवि बोल रहा हूँ जब मैं छवि बोल रहा हूँ तो सामने वाले के दिमाग में क्या आ रहा है, वो उसकी परिभाषाएं निर्धारित करती है। हमारे भारत में एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या है कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेफिनेशंस है नहीं। दूसरी बहुत बड़ी दिक्कत अब जो आ रही है विद इन 5-10 ईयर्स, जब से मोबाइल के जेनेसिस है, राइट फ्रॉम 1995 बल्कि 2000 से माने लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है। अब जब पढ़ना आप छोड़ देते हो तो आपको समझ में नहीं आ पाता है कि कहानी लिखते कैसे, हाउ टू स्टार्ट। वहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है जिससे जीवन का हर काम कठिन हो रहा है। यू केम ऑन मोबाइल्स, तो वही मेरा अगला सवाल था कि चैट जीपीटी, एआई टूल्स जैसे आने के बाद आप रिसर्च को लाइक फ्यूचर में कहाँ देखते हैं? डू यू सी अ ब्राइटर फ्यूचर इन रिसर्च एंड थीसिस? मेरे हिसाब से एआई ने वही काम आसान करा है जो इंसान का लेबर ले रहा था। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं कि रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक पर्टिकुलर डोमेन के हमें किस किस जगह पे किस किस साल में कितने कितने रिसर्च पेपर लिखे गए वो ढूंढना है। जब एआई नहीं था तो आदमी उसको मैनुअली कर रहे थे, किताबों में देख रहे थे, जर्नल्स में देख रहे थे, या फिर इंटरनेट से एक एक छांट के फिर कॉपी पेस्ट कर रहे थे लिंक्स को, या फिर डाउनलोड कर रहे हैं। अब एआई आने से बस ये हुआ है कि वो पेपर्स आपके ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाते हैं। लेकिन वो पेपर पढ़ने तो आज भी आपको पढ़ना है। रिसर्च गैप आइडेंटिफाई आज आपको ही करना है। उसमें भी चलिए आपने कहा कि इसकी समरी बना दीजिए, तो एआई अपने दिमाग से सोच रहा है कि इस आदमी को शायद ये चाहिए। आपको क्या चाहिए, वो एआई को क्या चाहिए से मैच करे, ये जरूरी नहीं है। रिक्वायरमेंट डिफरेंशिएशन रहेगा, जिस वजह से जब लेबर सम काम है वहाँ एआई अच्छा है। बिल्कुल वैसा है जैसे पहिए का आविष्कार हुआ तो आपका समय कम लगा, लेकिन मंजिल पहिए ने तय नहीं की, मंजिल आप ही तय कर रहे हैं। एक अच्छा रिसर्चर की एक अच्छे रिसर्चर की क्या क्वालिटी होती है? एक अच्छा रिसर्चर कौन कहलाता है आपके हिसाब से? अच्छे रिसर्चर से ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगा कि जिंदगी को अगर कोई जीना चाहता है अच्छे से तो भी दोनों की सिमिलर क्वालिटीज होनी चाहिए। वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन अगर आपके अंदर है तो आपको चीज़ों में अच्छाइयाँ भी दिखेंगी, चीज़ों में आपको कमियाँ भी दिखेंगी, चीज़ों में आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिखेंगे। और एक रिसर्चर के लिए भी वही नजरिया चाहिए। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, तो आप उसमें कमियाँ भी ढूंढ पाएंगे। आप उन कमियों के बेसिस पे उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और उसमें क्या इंप्रूवमेंट करना वो भी देख पाएंगे। सो पर्सन हु रियली वांट्स टू एंजॉय लाइफ should have observation of a researcher, or if a person who enjoys life is a researcher. You saying that obviously जो डॉक्टर सुयश हैं वो एकदम से एक रिसर्चर वाले पाथ पे नहीं चले गए होंगे। आपके बचपन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि आपका बचपन कैसा बीता, कैसे सराउंडिंग में बीता कि वो आपको इस पाथ पे लेके आए, रिसर्चर एंड एकेडमिक्स के प्लेटफॉर्म पे। देखिए, अमूमन जो भारत की मुख्य धारा है, मिडिल क्लास है, पिताजी का व्यापार, मम्मी हाउसवाइफ, तो घरों में जो हम व्यवस्थाएं देखते हैं उसमें ये है कि मम्मी से भी कुछ मैनेजमेंट समझते हैं, पापा से कुछ मैनेजमेंट टेक्निकलिटी वो समझते हैं। हमारे घर में हमारी जो आपने अमेरिकन सोसाइटीज में देखा होगा कि संडेज को पापा क्या कर रहे हैं, या तो लॉन मोइंग कर रहे हैं, जो बढ़ गई घास उसको काट रहे हैं, या फिर अपनी गाड़ी धो रहे हैं, या फिर अपनी गाड़ी का ऑयल बदल रहे हैं। वो वाली चीज मेरे घर में रही है। माय फादर यूज्ड टू डू दीस थिंग्स कि उनका संडे है तो संडे को जो भी हमारे पास गाड़ी है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उसको हम बकायदा टिच करेंगे, पंजाबी भाषा में बिल्कुल ओके करेंगे, रनिंग कंडीशन में लाएंगे। जो भी इसमें ग्लिचेस आ रहे हैं, चेन ढीली है, हवा कम है, से लेके साफ सफाई, ओवरहॉलिंग, ऑयलिंग, ये करेंगे।
तो पिताजी से मैं वो चीज सीख रहा था, साथ में मम्मी से हम ये सीख रहे हैं कि मिडिल क्लास में किस तरीके से चीजों को बैलेंस करना है। तो आई हैव बीन अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज टेक्निकल स्किल्स। तो टर्निंग पॉइंट क्या था आपके लाइफ का जो आपको लाइक एकेडमिक्स में लेके आया? इफ आई से लाइक एज अ नॉर्मल पर्सन के हिसाब से, एक बच्चा सोचता है कि भाई हम 18-17 तक हम अपनी 10th 12th कर लेंगे, 18 19 20 हम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद कोई या तो चला जाता है अपना जॉब फील्ड में, कोई चला जाता है मास्टर्स के लिए, कोई चला जाता है यू नो फॉर फर्दर स्टडीज़ एंड ऑल। बाकी जो एक नॉर्मल होता है माइंडसेट कि हम ग्रेजुएशन के बाद जो है कॉर्पोरेट्स में जाएंगे। सो व्हाट मेड यू रिसर्च में rather than doing a corporate life or living a corporate life? That's my question. अब मुझे हर आदमी का एक नेचर होता है और हर आदमी अपने आप को किसी एनिमल से रिलेट कर पाता है। मेरे साथ क्या एक दिक्कत या परेशानी किस तरीके से आप कहें कि मुझे धुन होती है किसी चीज की। अब अगर मैं किताब पढ़ने बैठा हूँ तो किताब पढ़ते पढ़ते हो सकता है कि 4 बज जाए सुबह के, तो वहां और कोई आदमी होगा तो उसको लगेगा भाई जल्दी सो जाते हैं, कल सुबह उठना है। मेरे दिमाग में रहता है कि किताब पूरी करनी है। तो 2 लोगों के टारगेट्स अलग हैं। जो अब जल्दी उठेगा वो स्वाभाविक सी बात है सुबह उठ के वो अपनी दिनचर्या निभा लेगा। मेरे पास रात भर में ज्ञान आ गया लेकिन मैं सुबह उठ नहीं पाऊंगा। तो मेरा एडवांटेज क्या है कि मैंने किताब कंप्लीट कर ली, उसका एडवांटेज क्या है वो सुबह जल्दी उठ गया। अब जो सुबह जल्दी उठ गया वो ऑब्वियसली नौकरी लायक है क्योंकि 9 बजे नौकरी 10 बजे नौकरी चालू करनी है। मैं नौकरी लायक बचा ही नहीं क्योंकि मेरे पास ज्ञान तो है लेकिन भाई नौकरी के लिए जो टाइम है उस पर मैं हुई नहीं, आई एम नॉट अवेलेबल। जब मैंने अपने नेचर रियलाइज करा कि मेरी डिजाइन कैसी है, उस हिसाब से मैंने एक फील्ड ढूंढी जहाँ पे मैं अपनी रोजी रोटी भी चला सकूं, लोगों की मदद भी कर सकूं और मैं अपनी डिजाइन को चैलेंज भी ना करूं। मैं वो आदमी नहीं बनना चाहूंगा जो मैं नहीं हूँ। अगर मैं 4 बजे तक किताब पढ़ सकता हूँ तो मैं वो पढ़ूंगा बनस्पत इसकी मैं 10 बजे। इन शॉर्ट आप लाइक इन शॉर्ट इन रिसर्चर से ज्यादा आज आप भी लाइक आज भी आप एक स्टूडेंट हैं। मैम लोग कहते हैं कि भाई पहले पढ़ो फिर कमाओ, ऐसा कहते हैं फर्स्ट लर्न देन रिमूव द एल। मुझे लगता है कि आप जिंदगी भर पढ़ो, कमाई ऐसी है कि दैट इज अ सेकेंडरी अप्रोच टू योर नॉलेज। वो चीजें आपके अपने आप ऐसा तारतम्य बनता है, सामंजस्य बनता है कि पैसा आएगा आपके पास। जरूरी क्या है कि आप अपनी एक्सपर्टीज में डेवलप करते रहे। और इसमें मैं एक और बात हाल ही में जो मैंने ऑब्जर्व करी, लोग कहते हैं कि भाई यू शुड बी जैक ऑफ ऑल। जैक ऑफ ऑल से ज्यादा आपको कोशिश करना चाहिए कि अगर आप एक कमरे में बैठे हैं तो जो आपका स्किल सेट है वो स्किल सेट किसी का ना हो। अगर 20 लोग बैठे हैं तो 20 लोगों में जो भी स्किल सेट है, एक प्लम्बर होगा, एक इलेक्ट्रिशियन होगा, मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, तो अगर वो सब है तो आपके पास स्किल सेट है ना ऐसा होना चाहिए कि भाई ये प्लम्बर भी इलेक्ट्रिशियन भी है लेकिन हेलीकॉप्टर सुधार लेता है। आप समझ आपका स्किल सेट अगर क्या है, सबसे जुदा है, सबसे अलग है तो आप ज्यादा बेटर कर पाएंगे। वही क्वेश्चन मेरा फिर से यही रहेगा कि यू डोंट नो कि किसकी क्या नीड है, राइट? अब आप यू केम हियर रिसर्चर में, आई वांट टू नो कि लाइक पीछे से बैकफॉल था या फिर एवरीथिंग वाज बूटस्ट्रैप्ड? मतलब आप कहना चाह रही हैं कि कहीं से मुझे आर्थिक सहयोग मिला? जी मैम देखिए, क्योंकि आप कॉर्पोरेट में नहीं गए सर और आप कॉलेज लाइफ से सीधा यू बिकेम अ रिसर्चर एंड ऑल, एंड जहाँ तक मुझे आपके बारे में पता है आप बहुत यंग एज से आपने कमाना शुरू कर दिया था। तो वो वहाँ से मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि इतना अर्ली आपने पैसा कमा लिया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि अब पैसा आ जाता है खुद ही। इसको थोड़ा सा समझाइए कि लाइक डू यू नाउ व्हाट ड्राइव्स यू टू वर्क, मनी और व्हाट एल्स? मैं इसका लंबा जवाब दूंगा। बिल्कुल, और आपको सुनना पड़ेगा। बिल्कुल। हमारे घरों में जो बुनियादी कमी है वो ये है कि हमने कभी पैसे की व्यवस्था नहीं समझी। आपके सामने प्रत्यक्ष होने के बाद भी पैसे की व्यवस्था नहीं समझी। द मनी पार्ट हमने हमेशा अपने स्कूल में, कॉलेज में, घरों में हर जगह ये देखा है कि छोटे बाल करके रखो, पैंट साफ पहनो, शर्ट साफ पहनो, जूतों को चमकाओ और स्कूल जाओ। और वही प्रैक्टिस जो आप 12-15 साल करते हो वही आप फिर अपने जॉब में प्रैक्टिस करते हो। यार भाई सब चमक के जा रहे हैं और हम काम कर रहे हैं। हमने हमेशा ये सोचा कि भाई मेहनत कर रहा है तो पैसा आना चाहिए, लेकिन हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तपस्या नहीं करते। हमें हर दिवाली हमेशा ये समझाया गया है कि लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए आपको उनको पूजना है।
आपको उनके सामने जैसे शुक्राचार्य करते थे या और भी तमाम जो ऋषि मुनि रहे हैं कि नीचे से आप मिर्ची की धूनी लगाएं और उल्टे लटक के आप उसमें ही मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आपको सिर्फ पूजा करनी है, वहां आपकी मेहनत नहीं देखी जा रही, वहां देखा जा रहा है आपकी श्रद्धा। और श्रद्धा लक्ष्मी में आती है जब आपके पास ज्ञान होता है। यहाँ ये कॉन्सेप्ट लोग नहीं समझते हैं। हमारे घरों में भी मेहनत से पैसे को तोला जाता है, जो उतना रेलेवेंट नहीं है। हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं उस डायनेमिक्स को। एक बात। दूसरा, आपने सवाल पूछा था कि पैसे का जो आर्थिक सहयोग घर से मिलता है। अब इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि स्वाभाविक सी बात है, आर्थिक सहयोग हर आदमी को मिलता है। घर से आप आर्थिक सहयोग कैसा कहूँ मैं, कि अगर आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया तो उसका भी कुछ मिल रहा है, फीस ऑब्वियसली। होगी। हाँ यार, सवाल है आर्थिक सहयोग किस डिजाइन में मिला। अगर आपसे पिताजी ने कहा कि बेटे ये लो 1 करोड़ रुपए और अपना व्यापार चालू करो, वो एक अलग कहानी है आर्थिक सहयोग की। लेकिन अगर आपके लिए पढ़ाना लिखाना, आपकी तालीम तरबियत में वो पैसा लगा है, वो भी आर्थिक सहयोग है। अगर आपको जेब खर्ची दी जा रही थी, वो भी आर्थिक सहयोग है। मेरे केस में क्या हुआ, चूंकि हम ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ हमें बचत और ये सारी चीजें सिखाई बचत जाती सिखा है। दी जाती है। तो जो मेरी पहली जो शुरुआत थी वो 6,000 रुपए से थी। और 6,000 भी मैंने कैसे जोड़े थे कि हमें हर दिन 30 रुपए मिलते थे। अब 30 रुपए मिल रहे हैं, बाहर का हमें खाना वर्जित करा जाता था कि बाहर का नहीं खाना है, तो वो 30 करते करते मैम 6,000 हो गए। और 6,000 से भी हमने व्यापार नहीं करा, वो हमारे पास रखे थे एज ए कैपिटल। लाइक बिजनेसमैन और बहुत ही यंग एज से हो एक गए। तरीके से कह सकते हैं वो एक बिजनेस एक्यूमेंट था, नजरिया था कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो सकता है। और उसके बेसिस पे हमने फिर बिल्डअप करना चालू करा। एंड अब स्वाभाविक सी बात है, सहयोग है, आर्थिक सहयोग है माता पिता का कि उन्हें पढ़ाया लिखाया, तालीम तरबियत में जो पैसा लगा वो तो आर्थिक सहयोग में ही गिना जाएगा। अगर मैं अपने आप को एक इफ आई फाइंड माई सेल्फ एज ए मैन ऑफ इंटीग्रिटी, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे ऊपर, बल्कि कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि उसको आर्थिक सहयोग नहीं मिला। तो आज लाइक अगर आप रिसर्चर नहीं होते तो डॉक्टर श्रेयस कौन होते, किस फील्ड में होते? मैम अक्सर मैं इस बारे में सोचता हूँ प्लीज। और इस चीज का आप जवाब सुन के हंसेंगे। बिल्कुल सर। मेरी आदत है, मैं अपने कपड़े खुद प्रेस करता हूँ। प्रेस वाले बनते सर। और अब आप सुनिएगा, देखिए ये किस गहराई से आ रहा है, मैं वो आपको वो बताना जी चाहता हूँ। बिल्कुल। मेरी किताबों में रुचि है और एक किताब में मैंने पढ़ा था, और एक जापान या चाइना की किताब है, उसमें उन्होंने लिखा कि देखिए मोक्ष पाने के बहुत रास्ते हैं, उसमें से एक है चाय पीना। ऐसे विवेकानंद ने भी कहा है कि मोक्ष पाने के बहुत रास्ते हैं, खेल से भी मोक्ष पाया जा सकता है। खेल से भी मोक्ष पाया जा सकता है। यू कैन गो टू हेवन बाय प्लेइंग फुटबॉल, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा। जापान और चाइना में कहा जाता है कि आप चाय पी के भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए उनकी जो टी सेरेमनीज होती हैं वो बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से होती हैं, जिसमें बात नहीं होती। हमारे यहाँ चाय पे चर्चा होती है, उनके यहाँ चाय पे शांत रहा जाता है सर। उसके बाद पूरी चाय खत्म हो जाएगी, पूरा प्याला खत्म होगा, लेकिन आवाज नहीं होगी। ये कल्चरल डिफरेंस कह सकते हैं। लेकिन उसी तरीके से मुझे लगता है जब कोई भी मैं काम करता हूँ जिसमें मेरा श्रम है, जिसमें मेरा पसीना निकलता है, हर उस काम के साथ मुझे लगता है कि अगर मैं रिसर्चर नहीं होता तो मैं ये कर लेता। तब भी सवाल का जवाब एक लाइन में, अगर रिसर्चर नहीं होते तो डॉक्टर श्रेयस कौन होते? अगर मैं रिसर्चर नहीं होता मैम, तो शायद मैं लेबर या फार्मर होता। मतलब मैं कहीं किसी पाइपलाइन के लिए गड्ढे खोद रहा होता, या फिर मैं किसी खेत में किसानी कर रहा होता। Okay, where is this coming from? I really want to know. Like सही मायने में मैं आज भी वो कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है। और वो काम भी मुझे उतना ही अच्छा लगता है। मतलब मुझे पसीना बहाना भी उतना अच्छा लगता है। मुझे लेबर लेवल में जहाँ पे आपका बॉडी का लेवल लगता है, वो काम भी मुझे बहुत पसंद है। आई एम श्योर अगर आप ये अपने 20s में, चाहे अपने 15s में बोलते कि मैं लेबर चाहे फार्मर बनूंगा, तो घर से आपको बहुत ही ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको घर की व्यवस्था बताऊं जी। हमने बहुत से ऐसे काम किए हैं। मेरे पिताजी का चाय का व्यापार है। एक चाय का थैला 30 किलो का होता है। हमने कितनी बार ऐसा हुआ है कि थैले उठा के रखे हैं, 50-50, 100 थैले हमने रखे। मैं अखाड़े जाता था तो वहां भी हम पहलवानी करते थे, तो वहां भी पसीना बहाना होता था। और भी इस तरीके के कोई काम है। मेरे एक बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, उन्हें ये रिवर्स ऑस्मोसिस करके पानी का, आपने सुना होगा, 20 लीटर का जो कैंपर होता है। शुरू में जब उनका व्यापार था, उनके पास नहीं था लेबर, वो करते थे। मैं दोस्त था, दोस्तों में ऐसा होता है चलो घूमने, तो हम सप्लाई पे जाते थे। मैंने 4-4, 6-6 कैंपर उठाए। और वो आज भी करने में मुझे, जैसे हमारे ऑफिस में भी ऐसी कोई जरूरत होती है, तो मुझे इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई छोटा या बड़ा काम।
मुझे लगता है कि अगर चाय पीने से मोक्ष प्राप्त हो सकता है तो शायद पाइप के लिए गड्ढा खोदने से, नाली के लिए गड्ढा खोदने से, किसानी करने से, अपने कपड़ों पे प्रेस करने से, किसी भी काम से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। और मैं अगर रिसर्च कर रहा हूँ तो वो अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, और भी कोई काम करूँगा तो अपनी मर्जी से करूँगा। बिल्कुल, मजा आना चाहिए, चाहे उसमें काम पसीना बहे, हाथों में छाले पड़े, लेकिन आनंद सबसे जरूरी है। किताबों से आपको लाइक कब हुआ लगाव, कब आपने लाइक व्हाट वाज द फर्स्ट बुक यू रेड इफ यू रिमेंबर? सबसे पहली जो किताब मैंने पढ़ी थी वो थी द कन्फेशन ऑफ अ ठग। ओके, व्हाट वाज इट? अब ये कहानी है उस समय की जब ब्रिटिश साम्राज्य ध्वस्त हो रहा था और अंग्रेजी हुकूमत विस्तार कर रही थी। तो उस व्यवस्था में क्या हुआ कि बीच में जब किला यहाँ पे है राजा का, वो ढीला हो रहा है, तो पेट्रोलिंग कमजोर हो जाती है, तो रास्ते के व्यापारी को लूटने की एक संगठन बन गया था। लेकिन मजेदार बात ये थी कि वो संगठन भी बड़ा व्यवस्थित था। उसमें ठग जो होते थे वो देवी माँ की पूजा करते थे और उनका नियम था कि हम लोगों को मारेंगे लेकिन एक भी बूंद खून का नहीं देना चाहिए। उस पूरी किताब से हमें समझ में आया कि इवन गैंगस्टर्स, इवन मॉबस्टर्स, इवन डकर्ट्स हैव डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन इन देयर सिस्टम, नंबर 1। दूसरी बात, किताबों की रुचि, जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब ये है कि जब मुझे समझ में आया कि मुझे मेरा वातावरण या मुझे मेरी व्यवस्था, मेरे लोग आसपास के उतना नहीं सिखा सकते, या उनका एक पॉइंट ऑफ सैचुरेशन है। किसी से इन्फ्लुएंस होके आपने बुक शुरू, किताब पढ़ना? देखिए, इन्फ्लुएंस तो मैं डायरेक्टली शायद हो सकता है, मुझे याद ना हो क्योंकि बहुत समय हो गया है, लेकिन ऐसा था कि अंग्रेजी की जो मैडम है, जो भी तमाम मैडमें रही हमारे स्कूल में, उनकी जब मैं बात सुनता था तो उनके बड़े अच्छे शब्द होते थे, उच्चारण स्पष्ट होता था, और बातों में सिर्फ बात नहीं, विचार होता था। जैसे हम कभी कभी क्या होता है कि कोई बात बोल जाते हैं, बड़ी गहरी होती है, उथले स्तर पे तो एक सेंटेंस है लेकिन उसमें डेप्थ है। वहाँ मैम, फिर मुझे लगा कि मुझे भी ऐसा कुछ बोलना या करना है तो क्या रास्ता है, तो वहाँ जवाब यही था कि भाई किताबें पढ़ो। इंटरनेट उस समय उतना प्रेवलेंट नहीं था, और मतलब मैं बात कर रहा हूँ जब मैं शायद 13-14 साल का था। 14 years you started reading. Okay. So we were talking about reading. So I really want to show this. This is the book which is written by the author itself, Dr. Suyash Kamal Soni. Now let's come to this research methodology. इसके पीछे की कहानी, ये कैसे बनी, इसके पीछे आपका क्या मोटिवेशन था, और क्या आप ये क्लेम करते हैं कि ये बुक पढ़ने के बाद रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इस बुक में है? what this book address to the student, I want to know. Yes. सबसे आखिरी सवाल से हम शुरू करते हैं। बिल्कुल। अक्सर हम सब इंसानों में एक वो है, सोच है, समझ है, हमें ज्ञान की कुंजी मिल जाए, राज की चाबी मिल जाए, खजाने की चाबी मिल जाए, मतलब हम हमेशा कोशिश करते हैं एक चीज मिल जाए, एक से सब हो जाए। बिल्कुल। हमें ऐसा लगता है कि हमें एक पारस में पत्थर मिल जाए, उससे सब सोना हो जाए, जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी कह सकते हैं, क्योंकि ये दिखाती है आपके अंदर की मक्कारी को, आप कितनी कम मेहनत से कितना कुछ चाह रहे हैं। जरूरी ये है कि आपको हर लड़ाई में अगर सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए बराबर संघर्ष करना होगा। देयर इज इक्वल अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस रिक्वायर्ड फॉर एनी सक्सेस। आज अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ तो हो सकता है आपके 4 काम छूट रहे हो, मेरे 4 काम छूट रहे हैं, पर उसी वजह से तो आज हम यहाँ बैठ पाए। किताब पे वापस आए तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सीधा सीधा मायना है अनुसंधान के तरीका, मेथड। हम मेथड सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अनुसंधान का। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? द जेनेसिस ऑफ दिस बुक। यस, मैंने आपको बताया कि भाई हमने इजी थीसिस की जो संस्था है उसका कैसे हमने मतलब हाउ इट केम इनटू थॉट, हाउ इट केम इनटू द रियलिटी, उसी के तहत हमें समझ में आया कि हम सबसे नहीं मिल सकते। सब स्कॉलर से अगर हमें जुड़ना है तो उनके लिए या तो वो हमारे पास आए, ऐसी चर्चा करें बैठ के, या फिर हम वीडियोस के माध्यम से उन तक कोई बात पहुंचाएं। बिल्कुल। लेकिन तीसरा और बहुत ही जाना माना तरीका है किताब लिखना। और आज से नहीं, आप जानते हैं कि चाहे बुद्ध की बात करें, महावीर की बात करें, वेदों की बात करें, हर जगह किताब इज द ट्रूथ। आप किताब से ही सारी चीजें गाइड कर सकते हैं लोगों को। वहां हमने इस किताब को निकाला ताकि जो रिसर्च की बुनियादें हैं उन बुनियादों पे काम करा जा सके, उन बुनियादों को एक रिसर्चर समझ सके। उसके लिए काम आती है, हम रिसर्च सिखाते हैं कि शुरुआत कैसे करनी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे फॉर्म होती है, प्रॉब्लम ढूंढी कैसे जाती है, क्योंकि रिसर्च क्या है, एक प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन।
हर चीज़ हमारे चारों तरफ जो भी है, चाहे वीडियो कैमरा हो, चाहे माइक हो, चाहे कपड़ा हो, कुछ भी अपने आप में एक रिसर्च है। उसमें एक प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन निकाला गया और वो आदमी ने अपना नाम लिख दिया कि ये सॉल्यूशन मैंने निकाला। बिल्कुल। शुरुआत कैसे करनी है इस किताब से आप समझ सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट योर रिसर्च। मेरा एक बहुत ही लाइक रैपिड फायर वाला क्वेश्चन है, डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्किल, और ये आपको क्या जल्दी दे पाएगा? एक डिग्री जल्दी प्रोवाइड करवा पाएगा कि आपके अंदर जो स्किल्स है उसको एनहांस करेगा? डिपेंड करता है आदमी कौन है। असल में बंदूक आपके हाथ में या मेरे हाथ में चलाना तय नहीं करती। वो आपने सुना भी होगा, नॉलेज इज लाइक अ वेपन। अंबेडकर साहब कहते हैं कि ज्ञान शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। लेकिन कितने लोग दहाड़ रहे हैं? जितने पी रहे हैं। सब क्यों नहीं पी रहे? किसी को पता नहीं है, किसी को दूध पसंद है। कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन के बारे में जानकारी सबको है, किताब मैं सबके हाथ में दे दूंगा, लेकिन कौन इसका क्या लाभ ले पा रहा है वो उस व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्धारित है। वही डिसाइड करेगा कि व्हाट यू गेट आउट ऑफ इट। इंडिया में स्टूडेंट्स जो है रिसर्च करियर बेस्ड पे कितना देख रहे हैं? लाइक व्हाट्स द परसेंटेज इफ यू कैन टेल, देन आई कैन पुट ऑन माय नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैट्स पे जाना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि आप अगर देखें, हम जब तक हमारी जनसंख्या पूरी हो रही है तब तक हम 140 कह रहे हैं, लेकिन कायदे से जो डेटा है वो 2011 का लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद का डेटा तो है ही नहीं। हाँ, तो 140 कैसे कह रहे हैं? क्योंकि हमने मोटा मोटा अनुमान लगा लिया। इसी तरीके से फैक्चुअली अगर आप बात करें तो रिसर्च में इंडिया का जो नंबर है वो 4th या 5th लेवल पे आता है इंटरनेशनली रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसका कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया में जो रिसर्च हो उसमें नंबर से ज़्यादा, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे बात। नोबेल प्राइज की बात कर लें, पुलित्जर प्राइज की बात कर लें, या रिसर्च में और बड़े बड़े जो अवार्ड्स हैं या रिकॉग्निशन हैं, उसमें इंडिया कहाँ है, इस पर ज़्यादा बात होनी चाहिए। बनस्पत इसकी कि भाई पेटेंट्स कितने या रिसर्च कितने लोग कर रहे हैं। नोबेल प्राइज की बात करें, लिटरेचर में कर रहे हैं, साइंस में करें, फिजिक्स में करें, इकोनॉमिक्स में करें, थीसिस में वहाँ हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। रिसर्च में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं कि चाइना के 1 लाख पेटेंट है, हमारे 1 लाख क्यों नहीं? अरे भाई, चाइना ने कितने नोबेल प्राइज जीते हैं आप वो बताइए। जैसे ओलंपिक्स में हम कितने मेडल ले पा रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। जरूरी ये नहीं कि कितने लोग खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप बेस्ट क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, ताकि आप इंटरनेशनली उस चीज को जब करते हो तो ट्रिकल डाउन होता है। जब कोई नोबेल प्राइज जीतता है तो उससे 10 और साइंटिस्ट मोटिवेट होते हैं, नहीं इसने करा हम भी करेंगे। वो कहाँ है? सिस्टम की वजह से इंडिया का बच्चा लैग कहाँ कर रहा है? मैम, हर व्यवस्था में ये बहुत, मैं सही हो सकता है कि अलग ही पहलू हो मेरा, मुझे लगता है कि जितने ज्यादा आपके जीवन में संघर्ष आ रहे हैं, जितना आपका आदमी कम सहयोग कर रहा है या व्यवस्था कम सहयोग कर रही है, आप उतने मजबूत हैं। और अंत में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये माने कि मैं नहीं कर पाया मेरी वजह से। अगर आप कर लेते हैं तो कहें कि ईश्वर ने कराया है। बेटर ये है कि हम किसी को ब्लेम ना करें, क्योंकि हर जगह हर कंट्री में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। आप इंटरनेशनली अगर स्टडी करेंगी, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में भी काफ़ी रुचि रखता हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि हर कंट्री के अपनी इशूज़ हैं। किसी में कोई सिस्टम अच्छा लगता है तो किसी दूसरे में नहीं है। और जब तक हम नहीं गए हैं, जब तक हम वहाँ के नागरिक नहीं है, जब तक हमने उनमें 30 साल या 25 साल जो यहाँ दे दिया वहाँ नहीं दिया है, तब तक आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं? वो तो ऐसा हो गया कि आपने मेंढक और बंदर को कंपेयर कर दिया, क्योंकि दोनों उछलते हैं। इस पे मैं लाइक व्हेन यू फेल्ट कि यू आर अ, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लाइक आपको कब लगा, और आपको लगता है कि इसमें लक और हार्डवर्क दोनों है, या सिर्फ हार्डवर्क है या सिर्फ लक है? व्हेन यू थॉट कि रिसर्च ने आपको अब एक ऐसा सक्सेसफुल पर्सन बना दिया है कि नाउ यू कैन बी द गाइडर एंड यू कैन गाइड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट थीसिस। देखिए, जैसे मैं आपसे शुरू से कहा था परिभाषा वाली बात, तो मुझे सफलता शब्द और सफलता की परिभाषा दोनों समझ में नहीं आती। आई डोंट बिलीव इन द टर्म सक्सेस, आई बिलीव इन द टर्म कि आप कितने लोगों की लाइफ को शिफ्ट कर पा रहे हो, बेटर करके सही डायरेक्शन में लेके आना। पहली बात। दूसरी बात है, सक्सेस का पैमाना मुझे नहीं पता। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी जगह बैठना, एसी में बैठ जाना अगर है तो ये कोई पैमाना नहीं है। ये ईश्वर की दया से ये है कि आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो सब प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी ये है कि आपने जो लाभ या ज्ञान अर्जित करा है उसे आप कितनों का जीवन बदल पाए। इस दिशा में अगर आप बात करेंगे तो इजी थीसिस ने लगभग 2500 के आसपास स्कॉलर्स को गाइड करा है। और हम गाइड इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि भारत का जो विकसित भारत का सपना है 2047 का, उसमें हम अपना योगदान दे पाए किसी भी स्तर पर।
अगर वो अनुसंधान जो कि हमें वही आता है, जैसे आपने रामायण में एक व्यवस्था, एक सीन है जिसमें जब राम सेतु बन रहा था तो एक छोटी सी गिलहरी एक छोटा सा पत्थर लेके आ जाती है। राम जी उसको देखते हैं तो वो कहते हैं कह रहे एक छोटा सा पत्थर एक गिलहरी ने सेतु में रख दिया, लेकिन बाकी लोगों के लिए लगता है कि इतने छोटे से पत्थर से क्या होने वाला है। उस छोटे से पत्थर से भी सेतु में एक योगदान था। आप इजी थीसिस को वो छोटी सी गिलहरी मानिए जो राम सेतु बनाने के लिए काम कर रही है, और हम जितना हमसे बन पड़ेगा, जितना हमारा शरीर, जितना हमारा रिसोर्सेज अलाउ करेंगे, हम उतना वजन, उतना रिसोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ताकि हम अपने देश को 2047 में एक विकसित जो हमारा सपना है उसको पूरा करें। सक्सेस की बात आप कर रहे थे। सक्सेस, लाइक फॉर मी सक्सेस इज वही जब आपको अपने काम में ही आनंद आने लगता है और उससे आपका जो आप अभी बोल रहे थे एसी में बैठना, वो होने लगता है। दैट इज़ व्हाट सक्सेस मीन्स टू मी, कि आपको अपने काम में मज़ा आ रहा है और उससे आपका जो भी थोड़ा सा आर्थिक स्थिति है वो ठीक हो रही है, आप अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं, अपने आनंद का कर सकते हैं, राइट। मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये था कि लक और हार्डवर्क क्या दोनों मैटर करता है? लक भी उतना ही मैटर करता है या सिर्फ हार्डवर्क, आपके ओपिनियन से? मैम, मैं शुरू फिर से सक्सेस से करना चाहूँगा। मैं दिल्ली शहर में जनरल के डब्बे में आया था, जहाँ सामान रखते हैं वहाँ सूखे। मैं आज भी उस डब्बे में वापस जाने तैयार हूँ, जबकि आपके पास लाइक भगवान की दया से व्हाटएवर, इससे कोई फर्क नहीं। यू हैव थिंग्स। हाँ, मुझे ये पता है कि मैं उस जनरल के डब्बे में आया था और मैं उस जनरल के डब्बे में जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आनंद, सेटिस्फैक्शन जमीन पे बैठ के भी आए, आप कहीं भी बैठे हो आपको आएगा। ये आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, इसमें आपकी आर्थिक स्थिति का कोई रास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा है भी, एक बहुत अच्छी लाइन है, शरीफों की शराफत। वाह। मुझे बस एक मिनट दीजिएगा, no जबान पे ही है मेरे, कि मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। मेरा मायना ये है इस बात से कि मैं जो हूँ वो जनरल के डब्बे वाला ही हूँ। इसीलिए मुझे ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, इसमें ये चीजें उतना अफेक्ट नहीं करती हैं जितना मैं आपकी कन्वर्सेशन को एंजॉय कर रहा हूँ। हो सकता है कि हम जमीन पर बैठ के भी बात कर रहे होते तो मैं भी उतना ही आनंद में होता। आनंद का लेने देने से, तो सक्सेस का स्टेट ऑफ माइंड आनंद से कोई संबंध नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए। हर आदमी जो काम कर रहा है उसको रात को आके लगना चाहिए कि आज कुछ अच्छा किया है, आज कुछ उखाड़ा है। उसको ये चेक नहीं करना चाहिए कि आज बैलेंस क्या है। दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट मोटिवेट्स यू एवरी मॉर्निंग, कि सुबह उठ के क्या लगता है कि हाँ अब मुझे ये चीज़ करना है? क्या मोटिवेट करता है आपको काम पे जाने के लिए? ऑब्वियसली मनी नहीं है, क्योंकि आपने पहले बोल रखा है वो कि मनी इज़ नॉट व्हाट ड्राइव्स मी टू वर्क। सो व्हाट इज इट? मैम, चूंकि हमने जीवन में जितना, मतलब ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, जितना मांगते हैं, मतलब मुझे क्या चाहिए था कि भाई सर पे छत हो, रोटी खाने हो जाए, साफ कपड़े पहनने हो जाए, एस्टीम नीड्स के बाद। हाँ, इसके आगे मुझे यही समझ में आता है कि हम कितने लोगों का जीवन बदल सकते हैं। सुबह से उठ के मुझे लगता है कि कौन कितने रिसर्च में, कितने लोगों से मैं जुड़ पाऊँ, कितने लोगों का जीवन सरल कर पाऊँ, कितने लोग रिसर्च की वजह से अपनी नींद हराम करके बैठे हैं, हम उनके जीवन में थोड़ा सा एक साई ऑफ रिलीफ, थोड़ा पीस लेके आ पाए। बहुत से रिसर्चर्स हमसे मिलते हैं, बहुत से रिसर्चर्स बात करते हैं कि सर टॉपिक फाइनल नहीं हो रहा है, रिसर्च में शुरू कहाँ से करना समझ में नहीं आ रहा है। जब ऐसे किसी से बात हो जाती है ना, तो लगता है आज का दिन सफल है। और हमारा कि आप गाइड कर पाए। देखिए, हाल ही की बात है, हमारे एक रिसर्चर है जिन्हें रिसर्च पेपर लिखना चाह रहे थे, अब उनका रिसर्च पेपर ही नहीं शुरू हो पा रहा था। हमने बात की, उनके रिसर्च पेपर में उनको गाइड किया, और आज ही सुबह की बात है, आप भरोसा करिए, मैं सुबह उठा, मुझे मैसेज आया, सर आई एम वेरी हैप्पी टुडे, फाइनली माय पेपर इज पब्लिश्ड, प्लीज कॉल मी व्हेनेवर यू आर अवेलेबल। ये 3 मैसेज मैंने पढ़े। अब 3 मैसेज पढ़ने के बाद अगर मैं उठ के अपने बेडरूम से बाहर आ रहा हूँ तो मुझे तो यही महसूस हो रहा है कि मैं तो आज अपनी भगवान हूँ। वो एक राजा वाली फीलिंग आती है आपको, एक ऐसी फीलिंग आती है कि आपके अंदर जो क्षमताएं हैं उसका आपने ऐसी जगह यूज किया कि किसी का भला हो गया। So you're saying कि social work is something which drives you to work? मैम, सोशल भी नहीं कहेंगे, मेरा मियाँ रिसर्च वाला है। रिसर्च में इतना है कि अगर किसी को गाइड करा, किसी का अच्छा हो गया ना,
उसमें हमारा दिन बन जाता है। लाइक आज- व्हाट काइंड ऑफ सोशल वर्क्स आर यू अप टू? आप देखिए फिलैंथ्रोपी में ऐसा है कि अगर मान के चलिए कोई कैंप्स है, कोई इवेंट है जिसमें हम कुछ अपनी तरफ से कर सकते हैं, तो ये ऐसी चीजें हैं हालांकि कि उनको पब्लिक डोमेन में इतना डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा ये समझता हूँ कि आप जितना भी द आर्म्स व्हिच यू गिव, आप जितना भी परमार्थ करें, उसमें ये है कि इसको पता नहीं चलना चाहिए किसने क्या किया, उस तरीके का एक अप्रोच मुझे लगता है। और जितना समझ में आता है ईश्वर की दया से उतना करने का प्रयास करते हैं। लाइक आपकी कामयाबी के बारे में जाना, आपकी सफलता के बारे में जाना, आपके काम के बारे में जाना, पर मेरा सबसे पहला सवाल जो था कि डॉक्टर सुयश कमल सोनी से पहले सुयश कमल सोनी कौन थे? वो मान लीजिए 15 साल का बच्चा जो आपने द फर्स्ट रनिंग्स ऑफ योर लाइफ वाज इन 16, राइट? Yes, ma'am. उससे भी पीछे चलते हैं, 10 साल 12 साल 13 साल का बच्चा, वो अब क्या सोचता था? व्हाट वाज योर थिंकिंग? आप उस टाइम पे लाइक ऑब्वियसली आपकी सराउंडिंग्स कुछ तो ऐसी रही होंगी जो विच लाइक made you to research and which made you to academics. उस टाइम क्या थे आप, क्या सोचते थे? What was your thinking in like? सबसे इम्पोर्टेंट तो था मेरे अंदर क्यूरोसिटी। इसके अलावा एक सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, सेंस ऑफ इंटीग्रिटी, कि कुछ करना है, अपना करना है, और अपना भी क्यों करना है ताकि उससे और बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिले। जैसे अगर मेरे घर में साइकिल है और मैंने साइकिल का पूरा मैकेनिज्म और पूरा रिसर्च कर लिया है, अगला टारगेट मेरा ये है कि मेरे घर में मोटरसाइकिल होना चाहिए। मैं इसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहा हूँ कि और पढ़ूं कमाऊं तो मोटरसाइकिल आए, मैं इसलिए देख रहा हूँ कल मोटरसाइकिल आएगी तो उसको देखेंगे कि कैसे बनी। सो इट वाज माय क्यूरियोसिटी व्हिच वाज बीइंग फ्यूल्ड इन। दूसरी बात है कि 13-14 साल का मैं जैसे एक छोटे शहर से पला बड़ा हूँ, तो मेरे लिए वही था कि बस स्कूल से घर आए, साइकिल उठा ली। उस समय मेरी बड़ी बहन जी की साइकिल थी, बढ़िया दिन भर साइकिल पे घूमना है, दोस्तों के साथ घूमना है। बट आई हैड अ वेरी क्यूरियस इनसाइट of business? not actually a business, about everything which is pertinent, जो भी आपके सामने आता है। So these things was like driving in your head in your teens only, लगभग कि अपना करना है। हाँ, वो इसीलिए भी था कारण कि हम देखते हैं ना कि भाई एक आदमी जो खुद का करता है उसको समाज में एक अलग नजरिए से देखा जाता है, वहाँ पे पैसे से भी वो बढ़ के हो जाता है। जैसे आप मान के चलिए कोई महान गुरु है जो लोगों को उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, आप उनके सामने अंबानी जी भी आके अपनी दौलत रखने दो, वो मिट्टी है उनके लिए, क्योंकि उनके पास जो है वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। तो वो कुछ चीजें मुझे समझ में आई थी, और क्यूरियोसिटी भी मेरी इसीलिए थी कि हम मनी के पीछे मनी सेंट्रिक ना बने, हम फिजिकल सेंट्रिक, फिजिकल प्रेशर सेंट्रिक हेडोनिस्ट ना बने, हम क्रक्स समझे जीवन का कि आखिर हम यहाँ आए क्यों हैं, हमारा कारण क्या है यहाँ आने का। क्योंकि खाने के लिए तो मैम एक कुत्ता भी व्यवस्था बना ही लेता है, भूखा तो वो भी नहीं सो रहा है। तो फिर इंसान बनाया, जबान दी, सोच दी, समझ दी, हाथ दिए, पैर दिए, किस चीज के लिए? टू शिफ्ट समथिंग, टू मेक fellow humans life better, to make life of any organism, any living being or anybody better. तो वो मेरा हमेशा से आउटलुक रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ इज मेजरली एब्सर्ड, जिंदगी का कोई कारण नहीं है, इसीलिए जितना जल्दी आप एक कारण ढूंढ लें उतना बेहतर है, उतना आपके लिए जीवन जीना आसान हो जाता है। नहीं तो ये बिल्कुल एक अनायास दौड़ लगती है पॉइंट ए से पॉइंट बी। जैसा आपने बताया कि आपके पिताजी व्यापार करते हैं, सो अपार्ट फ्रॉम योर वेल्थ एंड ऑल, डू यू थिंक इट्स अ जनरेशनल इनहेरिटेड थिंग इन यू विच लाइक ड्राइव्ड यू इनटू बिजनेस और टू अपना करने वाला सनक जो है वो? देखिए नस्ली तौर पे ये चीजें होती हैं। मैं मानता हूँ कि जैसे आप, और इसके ऊपर अब रिसर्च भी हो रही है इस तरीके की, आपकी नस्ली तौर में आप जो चीजें देखेंगे वो एक कारण होता है। दूसरी चीज है कि बचपन से आप जब वो देखते तो तरबियत भी वैसी आती है, दिमाग में भी उस तरीके से डिजाइन लगती है। तो मैं देख रहा हूँ मेरे पापा सुबह 9 बजे से उठ के बढ़िया टाई वाई लगा के बैग लेके कहीं जा नहीं रहे। दिस मैन इज ट्राइंग टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब भाई किसी दिन मान के चलिए हमारा सप्लाई आना है, बिकॉज ही इज अ टी मर्चेंट, तो किसी दिन जो दार्जिलिंग से हम जब इम्पोर्ट करते थे, तो दार्जिलिंग से, सॉरी इम्पोर्ट गलत शब्द होगा, दार्जिलिंग से जब हम चाय मंगाते थे, तब दार्जिलिंग से आएगी भोपाल, भोपाल से फिर अलग से छोटी गाड़ियां बन के फिर हमारे स्टेट में, हमारे एरिया में आना है। कभी गाड़ी लेट हो गई, कभी बारिश की वजह से, कभी पंक्चर है, कभी कुछ है। तो मैं हर दिन देख रहा हूँ कोई एक नई प्रॉब्लम, हर दिन सेम नहीं है। 9 बजे उठे ऑफिस गए, 9 बजे उठे ऑफिस गए। तो मुझे मेरे दिमाग में ना वो पैटर्न बना कि लाइफ इज नॉट सेम एवरी डे। अब जब एक छोटा सा बच्चा ये देख रहा है कि जिंदगी हर दिन एक जैसी नहीं है,
जब वो बड़ा होता है और कोई बताता है कि जिंदगी एक जैसी, तो तुम बोलते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे पापा की तो नहीं। दैट वाज द रीजन। उससे क्या हुआ, हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आए। हर दिन एक परेशानी, उसका हल निकाल के सुलझाना। ये मेरा दूसरा सवाल भी था कि ऑब्वियसली ये जो है आपके कानों में आई होंगी चीज़ें जो मैं आपसे भी पूछ रही हूँ। ऑब्वियसली ये आपने सुना होगा कि वेल्थ है तो यू नो बिजनेस माइट बी वेरी इजी। तो कमल सोनी ने लाइक व्हाट वाज द स्ट्रगल्स यू हैव सीन बाय बिल्डिंग दिस इजी थीसिस, और अपना जो पहले आप अपना काम करते थे, स्ट्रगल्स क्या देखे आपने विद द टोन्स एंड तानास जो सुने जाते हैं पीछे से कि बैकफॉल है तो फेवर होगा वेल्थ का, चाहे यू नो वही यही जनरेशनल इनहेरिटेड थिंग है। तो आप इन चीज़ों से कैसे डील करा, और फिर स्ट्रगल क्या था आपका ऑफ बिल्डिंग दीज टू थिंग्स? जैसे मेरा नाम है सुयश कमल सोनी, मेरे पिताजी का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। पिताजी का नाम कमल सोनी। अब मजेदार बात यह है कि मैंने कभी किसी से ये नहीं बोला जानता है मेरा बाप कौन है। मैं सिर्फ अपना नाम बता रहा हूँ, मेरा नाम सुयश कमल सोनी। मेरी कभी आदत नहीं रही, मुझे घर से भी नहीं बताया गया कि आपको हर जगह पापा के नाम को कैश करना है, या इस तरीके की जो आदत है वो नहीं रही। ना हमने स्टफ शटिंग करी कि हम ऐसे हैं हम वैसे हैं। एक बात। दूसरी बात है, कभी ऐसा डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि एक इमोशनल सपोर्ट था। घर वालों ने ये कहा कि तुम जो कर रहे हो वो सही है, पहली बात, तो तुम जो कर रहे हो वो करते रहो। अब इसमें जो होना है वो ना तो हमारे हाथ में ना तुम्हारे हाथ में। वही आप जानती हैं कि गीता में एक श्लोक है, शायद आपको याद भी होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, इस तरीके से है। भाई अपना काम करो, हम वही कर रहे थे। और हमें फाइनेंशियल बैकिंग से ज्यादा परिवार से, घर से, पिताजी से इमोशनल बैकिंग मिला। उन्होंने कहा ठीक है बाप खड़ा है तुम्हारा। आई एम आल्सो लकी इन दिस थिंग भाई। तो ये जो शब्द है ना कि जब पिताजी ऐसे कभी ऐसा होता है कि थके हैं और हम पैर दबा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, और फिर हम अपनी शंका संचय के पापा ऐसा है लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो उनके मन में क्या है, उन्होंने कहा चिंता मत करो तुम्हारा बाप खड़ा है। ये जो शब्द है इससे क्या होता है, आपके अंदर एक अलग स्ट्रेंथ आती है। उन्होंने ये नहीं बोला कि बेटा चिंता मत करो SBI में 10 FD। उन्होंने आपसे ये बोला कि भाई चिंता मत करो तुम्हारा बाप खड़ा है। ये जो इमोशनल स्ट्रेंथ है छवि जी, ये इमोशनल स्ट्रेंथ आपसे बहुत से काम करा सकती है। बिल्कुल। अगर आप लॉन्ग जंप में 10 फुट नापते हैं तो ये बात सोच के आप 3 ज्यादा नाप सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पीछे देयर इज समबडी टू कैच यू। और जरूरी पैसा नहीं होता, जरूरी इमोशनल सपोर्ट होता है। वो मिला। बहुत से लोग पैसे होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते। आप देखिए सेकंड जनरेशन रिच मैन, थर्ड जनरेशन में बर्बाद होते हैं, ऐसा भी देखा। तो भाई उनके पास तो था पैसा, क्या नहीं मिला उनको? जो इमोशनल स्ट्रेंथ है या जो इमोशनल फाइबर है वो इतनी ताकत रखता है कि आपसे, जैसे फेथ में होता है, अक्सर चर्चों में एक बहुत ही खास एक हाइम गाई जाती है जिसमें कहा जाता है, ओ लॉर्ड डोंट मूव दोस माउंटेन्स। हे ईश्वर वो पहाड़ मत हटाओ, गिव मी स्ट्रेंथ टू क्लाइंब देम। मुझे ताकत दो कि मैं उन पहाड़ों को नांग सकूं। बिल्कुल। वो इमोशनल स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है? आप किसी भी धर्म का पालन करते हैं, जब आप ईश्वर से जुड़ते हैं और वो फाइबर आपका बनता है, इमोशनल बॉन्ड बन जाता है फेथ की बेसिस पे, फिर आपके अंदर एक अलग स्ट्रेंथ आती है जिसको आप सुपरनैचुरल स्ट्रेंथ कहते हैं। फिर उसमें आप ये जोड़ते हैं कि सब ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा हो, डेफिनेटली दैट फाइबर वर्क्स। डू यू रिग्रेट एनीथिंग इन लाइफ? लाइक मिक्स क्वेश्चन, डू यू रिग्रेट एनीथिंग फ्रॉम योर थीसिस कि शायद आपने ये चीज़ अपनी थीसिस में नहीं की, तो आप ये सामने जो है जो स्टूडेंट्स अब करेंगे वो आप उनमें वो चीज़ इम्प्रूवमेंट या फिर इम्प्रोवाइज करेंगे, या फिर आप एनीथिंग रिग्रेटिंग कि उस टाइम पे अगर ऐसा किया होता तो आज इससे भी कुछ अच्छा ही होता? समथिंग इफ यू रिग्रेट करने में आपको स्टेक होल्डर होना पड़ता है। जैसे अगर मैं आज यहाँ कोई गलत बात कर रहा हूँ तब मुझे कल इसका पछतावा होगा। नहीं कर रहे सर, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। इन जनरल कहना चाह रहा हूँ, जब आप स्टेक होल्डर होते हैं और फिर अगर आप कोई चीज़ करते हैं तब आप रिग्रेट करें कि यार मैं ऐसा कुछ बोल सकता था या मैंने ऐसा नहीं करा। तो उस जगह मैं हर जगह एज अ कंसल्टेंट काम किया, मेरा हमेशा गाइडेंस का काम रहा है। तो आई वॉज ऑलवेज ऑन द बैक फुट, मैं पीछे से ही आपको बैक एंड से ही सपोर्ट कर रहा हूँ। इट वॉज द स्कॉलर हु इज डूइंग इट। लेकिन अगर तब भी आप पूछे एज अ ऑनलुकर अगर आप पूछें कि क्या मलाल है मुझे, तो मुझे लगता है कि मैं अभी तक अगर 2,500 बच्चों को गाइड कर पाया, तो सिर्फ 2,500 क्यों? मैं ऐसा क्या कम कर रहा हूँ, या फिर मैं क्यों अपने आप को इतना चैनलाइज नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं 5,000 10,000 लोगों के जीवन को बदल दूँ। ये नंबर 2,500 ही क्यों है? जब हम बात करते हैं भारत की इतनी जनसंख्या है, इतने नौजवान हैं,
तो मैं इतने कम लोगों को प्रभावित क्यों कर पा रहा हूँ? इस चीज़ का मुझे हमेशा मलाल रहता है कि हम किस तरीके से विस्तार करें, क्योंकि मैं 100% हम गाइडेंस फ्री रखते हैं, फ्री गाइडेंस है हमारा On easy thesis, 100% guidance is free. You come to me, you talk to me, you have any research challenges, come to me. and free guidance. फ्री गाइडेंस है, पर उसके बाबत भी अगर 2500 का आंकड़ा है तो वो मलाल है मुझे कि सिर्फ 2500 क्यों है, 5000 क्यों नहीं, उससे ज़्यादा 10,000 क्यों नहीं, क्यों मैं ज्यादा लोगों की जो रिसर्च में आना चाह रहे हैं, रिसर्च में फंस रहे हैं, उनके जीवन में परिवर्तन नहीं ला पा रहा। इस चीज का मुझे अक्सर मलाल लगता है। Why I cannot make it large? Why I Why cannot so? broadcast myself in such a way that people come and ask their questions and ask about their research. Like, but now तो through easy talks you are reaching to people, no? This is one of the way. Yes. ये उनमें से एक तरीका है जिससे Yes. कम से कम मेरे अंदर की जो कुंठा है उसको मैं थोड़ा सा शांत करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था, इजी टॉक्स को बिल्ड करने का एक प्लान कैसे आया, विजन क्या था इजी टॉक्स बनाने का कि हम अब इजी टॉक्स के साथ एक अच्छा कारण ये है बिल्कुल कि अब चूंकि 2500 के आसपास हम रिसर्चर्स के जीवन को थोड़ा सा सुखद बना पाए, तो हमसे बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं। कोई बहुत अच्छे डॉक्टर है, कोई अच्छे इंजीनियर है, कोई सीए है, कोई डॉक्टर है, तो अब उनका जो ज्ञान है, उनका जो अनुभव है, वो मैं चाह रहा हूँ कि एक प्लेटफॉर्म से हम अपने आगे आने वाले रिसर्चर्स को दे पाए। उससे थोड़ा सा उनका जीवन आसान होगा, उनको करियर में क्लियरिटी आएगी कि कौन सी जॉब, कौन सा एरिया, एम्प्लॉयमेंट कहाँ। जैसे अभी हाल ही में हमने एक एम्बेसडर मैडम है उनका इंटरव्यू किया, अभी फिर हाल ही में हमने एक डॉक्टर साहब उनका इंटरव्यू किया। तो इस सबसे हम यही चाह रहे हैं कि वो देख के आपको एक क्लियरिटी मिले कि भाई लाइफ में ये करने से ऐसा होगा। वो क्लियरिटी के लिए सारा काम किया जा रहा है। इजी टॉक्स, यही विजन था इसको बनाने का। तो आप इससे आप जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनके माइंड में मिथ्स हैं अबाउट जी थीसिस एंड ऑल, वो भी क्लियर हो रहे हैं। सिर्फ थीसिस का नहीं, जो भी भारत के जो भी स्टूडेंट है किसी भी फील्ड में, चाहे लॉ में है, चाहे मेडिकल में है, चाहे इंजीनियरिंग में है, चाहे लिटरेचर में है, हम हर एक हस्ती को जो हमसे जुड़े हैं उन सबका हम स्वागत करेंगे यहाँ पे। हम उनसे चर्चा करेंगे जिससे वो चर्चाएं देख के बच्चा मोटिवेट हो। लाइफ स्टोरीज दिखाएंगे हम बिल्कुल लोग। लाइफ स्टोरीज हैं, और आगे मोटिवेशन हो गया, करियर अपॉर्चुनिटीज हो गई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो गई, इन सब पे बात करी जाए। बिल्कुल, वेरी नाइस इनोवेशन इसमें, रियली नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्वियसली यू आर अ गाइडर, यू आर अ मेंटोर। तो अभी जो हाल ही में जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, सोनम वांगचुक जी पिछले 18 अब तो 19-20 दिन हो गए धरने पे हैं। हाउ यू सी दिस थिंग्स? ऑब्वियसली वहाँ पे लाखों की आबादी में बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए, अपने एजुकेशन राइट्स के लिए। यू एज ए मेंटर, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? और बिल्कुल ही अनबाइस्ड सलाह, इसमें कोई भी मैं पॉलिटिकल टच नहीं डाल रही हूँ। मैं एक मेंटोर को एक शिष्य से बात कराना चाह रही हूँ कि एज अ मेंटोर व्हाट डू यू थिंक, जो वहाँ पे बच्चा है वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है धरने पे खड़े होके, या फिर जो धरने वाले हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन कि वो धरना, आपको लगता है कि वो धरना किसी सही दिशा में जाएगा आगे जाके, या फिर उसका कोई अच्छा ही परिणाम निकलेगा, या वो धरना जिस चीज़ के लिए हो रहा है, रेजिग्नेशन के लिए हो रहा है एजुकेशन मिनिस्टर के, तो क्या आपको लगता है वो किसी सही दिशा में जा रहा है, या फिर कुछ अच्छा ही होगा उससे, या फिर वो हो भी रहा है तो वो सही ही हो रहा है? What are your opinions on that? सबसे पहली बात क्या होती है मैम, किसी भी रेवोल्यूशन के लिए 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इस तरीके से आप देखेंगे 1776 में जब अमेरिका आज़ाद हुआ, या भी और तरीके की नाना प्रकार की जितनी भी रेवोल्यूशन होती है, हमारे यहाँ भी क्विट इंडिया मूवमेंट भी हुआ, आज़ादी के पहले बहुत से ऐसे मूवमेंट हुए। हर मूवमेंट में एक लीडर होता है। वो जो लीडर होता है उसमें आप पार्टीज नहीं देखेंगे, सिर्फ एक लीडर दिखेगा। Yeah. और उस लीडर का जो मियार होता है वो बहुत बड़ा होता है। जब उसका मियार बहुत बड़ा होता है तो फिर उससे सोशल प्रेशर बहुत अच्छा बनता है, उसमें हर तबके का आदमी जुड़ता है। जैसे आप अगर डांडी मार्च की पिक्चर्स को देखेंगे, फोटोज को देखेंगे, तो उसमें औरतें भी थे, मर्द भी थे, अधेड़ उम्र के लोग भी थे, बूढ़े लोग भी थे और बच्चे भी थे। हमने एनसीईआरटी की किताब में वो फोटो देखी जिसमें लाठी पकड़ा है बापू का एक बच्चा आगे चलता है, आपको वो फोटो याद होगी। आप अगर सामाजिक बदलाव चाहते हैं, राजनीतिक बदलाव चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले वो अभाव पूरे समाज को समझ में आना चाहिए, जो यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ पे नौजवान तो सारे जुड़े हैं, लेकिन सामाजिक दबाव बनने के लिए आपको सारे तबकों को जोड़ना होगा एक अच्छे नेता के अंदर। अब
ये एक सेमी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कह सकते हैं, या फिर एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें नेता नहीं है, नेता विहीन है। इस वजह से आप देखिए, आप हर पार्टी आके इस नेता से वो यंग वोटर्स जो है उनको मस्टर करने का, उनको दिखाने का कि देखो हम भी है, वो वाला अप्रोच चालू हो गया। तो यहाँ एक जो कॉज के लिए काम चालू हुआ था, अब ये क्या बन के रह गया, उनके लिए एक रैली बन के रह गई है। अगर इसमें सही मायने में अगर हम रेवोल्यूशंस को पढ़े, आंदोलनों को पढ़े, तब ये समझ में आएगा कि आंदोलनों का स्तर जो होता है वो सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए रहता है। यहाँ पर सिर्फ समाज का एक ही तबका आ रहा है, या फिर एक हिस्सा आ रहा है, नौजवान आ गए, यहाँ फर्क है। फिर नेता भी इतना बड़ा नहीं, कोई मियार इतना बड़ा नहीं। सोनम वांगचुक को कितने लोग जानते हैं? आज कितने लोग ऑनलाइन सोनम वांगचुक और सोनम बाजवा में कंफ्यूज है? लिटरली। हाँ मैं आपको ये बात क्यों कह पा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया, और सिर्फ सोनम वांगचुक ने नहीं, उनके पिताजी जो थे उनने भी धरना किया, तो उनने भी भूख हड़ताल करी थी, और इंदिरा गांधी जी उनको उनका भूख हड़ताल के लिए आई थी, उनके भूख हड़ताल अनशन को तोड़वाने आई थी। दिस इज हिस्टोरिकल, बट द पॉइंट इज ही डिड इट इन लद्दाख वेयर ही हैज अ क्लाउड। दिल्ली का अगर कोई नेता है, जैसे आपने 2012 में जब निर्भया कांड के बाद जब हुआ था, उसका स्केल और आज के स्केल में आपको कितना फर्क समझ में आ रहा है? वेरी लार्ज। अगर आज ये 1% है तो वो 100% था। कारण ये था, सारे तबके जुड़े थे, औरतें भी जुड़ी, मर्द भी जुड़े, पुराने नए सब। फिर राजनीतिक लोग भी जो जुड़े वो आके जा नहीं रहे। प्रकाश राज आए चले गए, अरविंद जी आए चले गए, सिसोदिया जी आए चले गए, आपके जो चंद्रशेखर आए चले गए। ये क्या कर रहे हैं? केजरीवाल जी आए चले स्टार गए। कैंपेनर वाले काम कर रहे हैं कि इनको स्टार कैंपेनर बना दिया गया है रैली में। यहाँ पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पॉलिटिकल लीडर एंड ऑल। लाइक आई जस्ट वांट टू नो कि आप स्टूडेंट को क्या एडवाइस देंगे जो वहाँ पे धरने में पसीने में भूख से कोई आस लेके बैठा है। मैं बड़ी अजीब सी एडवाइस दूंगा, यहाँ से छोड़ो, तुम में दम है, पैसे कमाओ, देश से बाहर जाओ, या अपने बच्चों को पैसे कितने कमा लो कि कल को तुम्हारे बच्चों को तुम देश में ना पढ़ाओ। क्योंकि ये नेता सारे यही कर रहे हैं, इसीलिए उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा। अगर गलती से भी किसी एक नेता का बच्चा होता है, सेंट्रल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, कोई भी अगर किसी नेता के बच्चे के साथ ये हुआ होता, तो भाई बाप तो बाप है, माँ तो माँ है, दिल तो उनका भी दुखता है। लेकिन जब सारे नेताओं के बच्चे ही विदेश में हैं, आप डेटा निकाल के देख लीजिए, कोई स्टैनफोर्ड में, कोई ऑक्सफोर्ड में, कोई हार्वर्ड में, क्योंकि उनको पता है ना कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है। सर एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के ही तो कोई बच्चा बाहर जाएगा। अब जब नीट का पेपर लीक हुआ अभी यहाँ पे, I only have some family fellows who have appeared and I've seen them like working so hard, studying so hard, एग्जाम के लिए आपको you know, UPSC, IIT सबके लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद जब उनका ऐसे दिल टूटा तो एक बच्चे का नहीं, पूरे परिवार का दिल टूटता है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि किसी भी आदमी को तैयार करने में, जी, बच्चे को तैयार करने में पूरे परिवार, मेरे को ही तैयार करने में लाइक पूरे परिवार का वो लगता है। मैं ये समझता हूँ कि आप आंदोलन करते हैं, आप भी किसी माँ के लाल हैं, कल को खुदा ना खास्ता इस आंदोलन में कीड़े मकोड़े जैसे लोगों को कुचला जा रहा है। क्योंकि सरकार, आप मुझसे बात कर रही, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रही, मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रही, मैं आपको मार नहीं रहा हूँ। यहाँ पे कहानी ऐसी है कि एक भाषा में बात नहीं हो रही। अगर वो बात करना चाह रहे हैं तो आप बल प्रयोग कर रहे हैं, और बल भी ऐसा किसी का सर फोड़ दिया, हो सकता है कोई कैजुअलिटी हो जाए, आंसू गैस फेंक रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर कोई मरता है तो वो भी किसी माँ का बच्चा है। बेहतर ये है कि या तो तरीका बदला जाए, तरीका बदलने के लिए नेता उस मियार का चाहिए। आज अगर मोदी जी प्रोटेस्ट कर रहे होते तो उसका स्केल क्या होता? वेरी लार्ज। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि नेता उस तरीके का हो जाए तब भी बात है कि नेता कहते कि यहाँ पुलिस आई नहीं, या फिर उस तरीके का एक स्ट्रेचर हो जैसा गांधी जी का। आपको पता है कि लाठीचार्ज हुई है उनपे, लाठीचार्ज, बच्चों पे लाठीचार्ज हुई। आप आज की जो भी है वीडियोस आप उठा के देखिए, बच्चों पे लाठीचार्ज हो रहा है। और कितने लोगों से तो ये पूछा जाता है नीट का फुल फॉर्म बताओ। अरे भाई, नीट का फुल फॉर्म बताने से क्या फर्क पड़ जाएगा? जब स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे तो स्वतंत्रता सेनानी को स्वतंत्रता का मतलब पता होना जरूरी थोड़ी था। उनको ये पता था अंग्रेजों को बाहर करना, उनकी परिभाषा ये थी। उन्हें अब नीट का फुल फॉर्म जान के क्या करेंगे आप नीट का फुल फॉर्म जानने से क्या आपके बच्चों का या आपके माँ बाप का जो इलाज करेंगे उनके जीवन में कोई परिवर्तन आ जाएगा? ये पूरा आंदोलन इस बात के लिए है कि कल को चैट जीपीटी से देख के सर्जरी ना करी जाए। ये आंदोलन इस बात के लिए नहीं कौन कितना ज्ञानी है, और आंदोलन में भीड़ की जरूरत होती है। बिल्कुल।
और हर प्रकार के, हर तबके के आदमी की भीड़ की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हर आदमी का बच्चा है। जैसे राहत फतेह अली खान तो गलत हो गया, राहत इंदौरी ने ये कहा था कि हर किसी का खून है शामिल, हिंदुस्तान किसी के बाप का तो नहीं। हाँ। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि हम सबका खून है, लेकिन जब तक आप प्रोटेस्ट का एक नेचर नहीं बदलेंगे कि बराबरी से बात, तब तक इस तरीके से होगा। किसी का माँ का बच्चा मरेगा, किसी का खून बहेगा। आप उस माँ से पूछिए जिसके बच्चे को लाठी मारी हो, उस माँ ने जब उसको चाकू से कटा होगा या फिर इंजेक्शन लगा होगा तो बच्चे से ज्यादा मार हुई होगी, लेकिन आज उसी के बच्चे के सर से खून बह रहा है और वो भारत का लाल है। So will you plan some like abroad education for your own kids? मैं आपको एक करोगे? बहुत स्पष्ट बात बता देता हूँ। हाँ, करोगे कि नहीं? मैं इस व्यवस्था में हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस व्यवस्था को दुरुस्त करूँ। मैं वो नेता बनना चाहूँगा। ओह नाइस। जो आंदोलन सही तरीके से करे, क्योंकि अगर मैं उस तरीके से सोचूं कि भाई देश छोड़ना बड़ा आसान है, दुबई इज ऑफरिंग टू एवरीवन, ये तो कोई भी कर सकता है, क्या फायदा हुआ? और जब हम जनरल के डब्बे में आ सकते हैं और जा सकते हैं तो फिर हम हवाई जहाज में बैठ के क्या उखाड़ लेंगे? आदमी तो हम जनरल वाले हैं। बिल्कुल। तो हम अगर वो कर सकते हैं, देश की व्यवस्था बदल सकते हैं। और मैंने हाल ही में ये कहा भी है कि अंत्योदय के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। अगर आज तुम सबल हो, आज तुम शक्तिशाली हो, तो सोचो उस आदमी के बारे में जो शक्तिशाली नहीं है, जो गरीब है, जो दबा हुआ है, उसके जीवन में तुम्हारे शक्तिशाली होने से क्या लाभ है? अगर आप वो सोच पा रहे हो तो आप बहुत अच्छे आदमी हो, नहीं तो आपके पैसे से किसी को कोई। तो आप एडवाइस क्या देंगे? आपकी एक एडवाइस जो धरने पे है वो नहीं, हाँ, इस धरने को रोकने के लिए या फिर इससे कुछ अच्छा निकालने के लिए आप कुछ एडवाइस देना, एज अ यू आर आल्सो अ गाइडर। इसके तरीके हैं। इसके तरीके कैसे होते हैं, आप इस बात को ऐसे समझिए कि पहली बात क्या है कि भूख हड़ताल एक आदमी ना करे, सब करो। एक को जेल में डालो, सबको नहीं डालो। कितनों को डालो? कितनों को अस्पताल ले जाओगे जब सब भूख हड़ताल करो? वो एक तरीका है करने का, लेकिन आप वो नहीं करेंगे। नारे देना आसान है, शरीर को तकलीफ देना कठिन है। अगर मान के चलिए 10,000 बच्चे भूख हड़ताल कर रहा है एक दिन की, और एक अच्छा नेता जुड़ा है उनके साथ, अल जजीरा से लेके बीसीसी तक इसको कवर करा जा रहा है, CNN टीवी कवर कर रहा है इसको, कितनी बड़ी मूवमेंट बन जाएगी। सोनम वांगचुक को हो सकता है इंडिया जान रही हो, इंटरनेशनल प्रेशर कहाँ से आएगा? उमर अब्दुल्ला ऑटो में बैठ के आ रहे हैं, उनको भी क्यों दिख रहा है? क्योंकि भाई इतने सारे बच्चे हैं तो थोड़े सा हम भी गर्म रोटी सेक लेंगे। मैं ये मानता हूँ कि नेता वो है जो कहे कि मैं अनशन कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, 10,000 आदमी जुड़े, 10,000 आदमी अनशन करें, तब आप फल देंगे। प्रेशर ऐसे नहीं बनाया जाता है। गांधी जी से इंसान ने कुछ नहीं सीखा है, सिवाय नोट में गांधी जी को देखने के अलावा इंसान ने गांधी समझा नहीं। इसीलिए आप गांधी के बारे में लोगों की बातें सुने, अरे क्या किया है, कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ खराब बोलते हैं, क्योंकि लोगों ने गांधी समझा नहीं। जब इंसान गांधी समझ जाए, 9 जनवरी 1915 के बाद के गांधी को समझे। जब प्रवासी भारतीय दिवस होता है, जिस दिन गांधी जी वापस आए थे, उसी दिन होता है 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए थे भारत। आप गांधी को उसके बाद पढ़ो। गांधी जनरल के डब्बों में पूरे भारत का भ्रमण करता है। 2 साल गांधी जी कहीं नहीं है पॉलिटिक्स में। क्यों? और जनरल के डब्बे में क्यों? बैरिस्टर है। कारण ये है कि उसके पास पैसा था कि वो फर्स्ट क्लास में घूम सके, लेकिन थर्ड क्लास में या फिर जनरल में क्यों? बच्चे को देखो, गरीबी को देखो, भारत को देखो, समझो। 2 साल आउट ऑफ पॉलिटिक्स, और उसके बाद धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आना शुरू किया, जब उनको समझ में आया कि नेचर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। जब तक आप अपने आप को नेशनल लीडर के लेवल पे तैयार नहीं करो, तब तक कैसे चलेगा? इंसान ने सिर्फ गांधी जी को नोट पे देखा है। When you study Gandhi, when you understand the personality, you understand the politics behind it, then you realize why he is called the father of the nation. like literally for students बहुत ज़्यादा they are going through a lot, They are not going through a lot. literally. It is like unsystematic, unplanned mob right now. नेता अगर विस्तार से सोचे हर व्यवस्था के बारे में, तो एक सक्सेसफुल मूवमेंट हो सकती है। अगर नहीं सोचे तो एक डिजास्टर हो सकता है। आपके टाइम पे कुछ ऐसा आपने प्रॉब्लम फेस किया अबाउट एनी काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम? हर समय इस तरीके से रहा है कि एक तो क्या होता है कि नौजवान का खून गर्म होता है ना, तो उसको बरगलाना बड़ा आसान है। वो इफ एंड बट्स नहीं समझता ना, इसीलिए उसको कहीं भी ले जाना आसान करना, लाइक सनक होती है उस टाइम पे। सनक भी नहीं कहेंगे, उनका बुद्धि थोड़ा बैक स्टेज में रहता है। थोड़ी सी समझदारी से, सोच विचार से चीजें करी जाए तो उनको समझ में आएगा कि कैसे व्यवस्था से हमें काम निकालना है, क्योंकि जीना इसी देश में है।
ऐसे प्रोटेस्ट में मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट तो फिर भी जिस तरीके की चीज़ें कर रही है, ये ऐसी चीज़ें मैंने कम्युनिस्ट कंट्रीज में देखी है। जैसे चाइना में एक प्रोटेस्ट हुआ था, द प्रोटेस्ट ऑफ टिएनएनमेन स्क्वायर। उसमें आज भी अगर आप वीडियोस देखेंगे तो टैंक चलवा दिए थे रोड पे, और जो भी प्रोटेस्टर्स थे उनकी जबान कटवा के खंभों पे चिपका दी थी और नीचे लिख दिया था बैक डाउन। तो जब आप इस तरीके से प्रोटेस्ट कराते हैं तो गवर्नमेंट का स्टेट भी दिखता है। और दोनों तरफ की बात है, आपका सवाल पूछने का तरीका या फिर आप हिंसक हो रहे हो या जो भी कहानियां हैं, क्योंकि वो सच्चाई बहुत अलग अलग होती है। मेरे नज़रिए से कुछ और है, उनके नज़रिए से कुछ और। लाइक आई वांट टू आस्क कि आप जब अपना बचपन और जब आप आज लोगों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, सबसे बड़ा बैरियर क्या आता है टुवर्ड्स एजुकेशन, टुवर्ड्स क्वालिटी एजुकेशन? ऐसे उस टाइम पे कल्चर ऐसा था, जैसे कि कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया है। जैसे कि मेरे ही पापा हैं, ही इज़ अ राइटर ऑल्सो, राइट? तो आज भी अगर उनको कुछ देखना होता है, लाइक कोई बुक का कोई वर्ड देखना होता है, इफ इज राइटिंग, ही नॉट गो फॉर चैट जीपीटी, हाँ भाई ये बता दो, ठीक है, ही ऑलवेज ओपन डिक्शनरी और उस डिक्शनरी से फिर वो वर्ड ढूंढते हैं। ये कल्चरल डिफरेंस जो है, आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा मतलब लैक कर रहा है टुवर्ड्स अ क्वालिटी एजुकेशन? एआई टूल्स, चैट जीपीटी टूल्स जो भी डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस ऑफ मेथड है। हाँ, आप समझिए, जैसे मैंने कहा मुझे अपने कपड़े खुद प्रेस करना पसंद है, किसी को नहीं, लेकिन उससे क्या है, काम तो हो रहा है, कपड़े प्रेस हो रहे हैं। आपके पिताजी डिक्शनरी से देख रहे हैं, आप चैट जीपीटी से देख रहे हैं, ये सहूलियत है उनके लिए। सहूलियत डिक्शनरी में, आपके लिए चैट जीपीटी। बट क्वालिटी जो है, कल्चरल क्वालिटी, मेहनत उन्होंने जो करी उस बुक को खोल के, हो सकता है उस वर्ड के अलावा उन्होंने 4 और वर्ड्स यूज देखे, क्वालिटी वहाँ पे है, राइट? आई वांट टू आस्क कि लाइक बैरियर, अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं और आपको पता है जेनजी, जो हमारे जैसे जो जेनजीज हैं, दे आर ऑल इनटू यू नो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक्स पे हैं, दे डू मैनी सच थिंग्स, राइट? अपार्ट फ्रॉम लाइक ऑब्वियसली हम लोग करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम जो है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे दे देते हैं, यूट्यूब्स पे दे देते हैं। तो क्या आपको लगता है क्वालिटी एजुकेशन में वो भी लैक कर रहा है? या फिर आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो बच्चा बहुत ज़्यादा, लेट्स से 15 साल का बच्चा पूरे दिन इंस्टाग्राम चला रहा है, चाहे 20 साल का बच्चा पूरे दिन इंस्टाग्राम चला रहा है, उसको आप क्या एडवाइस देंगे? देखिए, आज हो या पहले हो, क्योंकि सॉरी टू कट, अब कल्चरल डिफरेंस ये भी आया है कि अब सब कुछ बच्चे का एक फ़ोन में ही है, चाहे वो नर्सरी क्लास का हो, चाहे वो एक कॉलेज स्टूडेंट हो, राइट? अब हम लोगों के फ़ोन में ही सब कुछ आता है, तो आप उस चीज़ को रोक नहीं सकते कि आप बच्चे को भाई फ़ोन ही ना दो। आप लोगों के टाइम पे तो कीपैड वाले फ़ोन होते थे ऑब्वियसली, तो आप लोगों को उतना मतलब भी नहीं था कि क्या आप लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। अभी एक नर्सरी का बच्चा भी, एक फर्स्ट क्लास का बच्चा भी, दे हैव टू यूज़ फ़ोन, बिकॉज अब बहुत कुछ हो गया है, अलग हो चुका है। अब उसमें ही वो, जैसे ही मैंने बोला डिक्शनरी में 4 नए वर्ड, वैसे ही फ़ोन में देसी 4 न्यू थिंग्स है ना। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, चाहे कुछ और नया चीज़ हो गया, चाहे अभी जो टॉडलर होता है वहीं से पेरेंट्स जो है फ़ोन देना चालू कर देते हैं कि भाई खाना नहीं खा रहा, चलो भाई फ़ोन दिखा देते हैं। पेरेंट्स भी यहाँ पे लैक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सर्कल है आपके हिसाब से कि पेरेंट्स पहले ही फ़ोन दिखा रहे हैं, उसके बाद फिर हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, जहाँ पे आपने जैसे बताया कि चैट जीपीटी, एआई टूल्स जो है उतना वर्क नहीं है ऑब्वियसली। तो इस सर्कल के लिए आपके पास, डू यू हैव एनी गुड एडवाइस फॉर दिस सर्कल, कैन बी यू नो मैम मेक इट बेटर? There were always challenges in society. बिल्कुल। There were always systems and distractions like this. जो बच्चे का झुंझुना था, वो समय का मोबाइल था। बच्चे को झुंझुना दिखाया, वो खुश हो गया, उसने खाना खा लिया, जो भी करना है उस तरीके से करना। Human mind always wanted to engage and disengage in this manner. आज अगर देखा जाए तो भाई सिलेक्शन, देखिए मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात करता हूँ। 19 या 20 साल का एक लड़का है, वो इतना पॉर्न कंज्यूम कर रहा है जितना एक समय, थोड़ा ज़्यादा चले गए सर। जी मैम, 12 साल का बच्चा। नहीं, विल कम डाउन टू इट। मैं आपको जो एफिनिटी है उससे सिलेक्टिविटी के बारे में बताऊँ। व्हेन इफ समबडी इज कंज्यूमिंग पॉर्न, वो उतना लेवल पे या उतनी अवेलेबिलिटी है उसके पास जो आज से 1000 साल पहले किसी राजा को अपनी पूरी जायदाद देने पड़े तब होता। इससे आप कन्विंस्ड हैं? उसको इतना पैसा लगाना पड़ता जितने में आज वो फ्री में उस चीज को वो चीज उसको मिल रही।
यहाँ जरूरी हो गया आपको सिलेक्टिव होना। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपके पास नॉलेज का भंडार है, डिक्शनरी में सिर्फ शब्द है, मोबाइल में शब्द भी हैं, गाने भी हैं, फोन भी लगा सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इससे इंसान को मजबूत होना चाहिए? उसी तरीके से आपके पिताजी की उम्र के कितने लोग हैं जो डिक्शनरी यूज करते हैं? मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि समय हमेशा ही ऐसा रहा है, इंसान इस तरफ और उस तरफ सिर्फ उसकी यूटिलिटी से होता है। आज बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो मोबाइल दिखा के खाना खिला रहे हैं, बहुत से ऐसे जो नहीं कर रहे। ऑन दी अदर हैंड फोन्स का भी जो है, तो फोन वगैरह भी जो होते हैं वो दूर ही होते हैं, बिकॉज व्हेन वी आर अराउंड, तो हाथ में बच्चा है तो ऑब्वियसली हम फोन वगैरह तो यूज नहीं कर सकते। सो दैट इज इट। लाइक पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों के लिए एक एडवाइस हो गया। मैं कहता हूं देयर इज ऑलवेज इक्वल अमाउंट ऑफ सक्सेस व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस। आप मत देखो ना टीवी, आप मत मोबाइल यूज करो बच्चे के सामने, हु इज अलाउइंग? तो मैं वही कह रहा हूँ, जो 12 साल या 15 साल के बच्चे को एडिक्शन आया वो बचपन से आ गया। जब वो रोटी खाने के लिए वो देख रहा था तो धीरे धीरे तो वो कंजम्पशन बढ़ेगा ना उसका। आज मैंने आपको वो 19 इयर्स वाला एग्जांपल इसीलिए दिया क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ देयर इज अ इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो। नाउ यू नीड टू बी सिलेक्टिव ऑन इट। आपको सिलेक्ट करना होगा कि भाई कितना करना है, कितना नहीं करना। आप अगर ओवरफ्लो में चलेंगे तो फिर तो आपकी जिंदगी बर्बाद है। वहीं अगर आपने अपने आप को रिस्ट्रेन कर लिया, उस रिसोर्स का सही यूज कर लिया, तो डिक्शनरी पढ़ने वाले जो हैं जिनने संविधान लिखा है, if you want to be correct on things, then आपको मॉड्यूलेट करना होगा अपने आप को। और उसमें इक्वल सैक्रिफाइस पेरेंट्स का भी है। As I told you, I don't have a television. घर में ही नहीं है। So like you have your mother, your father, so they don't watch Doesn't TV. make sense. I don't have television. They don't watch TV. Yes. Everybody has to make sacrifice. वही मैं कह रहा हूँ, जो बच्चा वहाँ लाठी खा रहा है, खून बहा रहा है, वो बच्चे को पैदा करने में, उसको वो बच्चा बनाने में कितने लोगों का सहयोग है, कितने लोगों का बलिदान है। कितनी बार माँ रात को सोई नहीं होगी जब उसको बुखार था। So I really want to know in the comment section कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और भी कोई सवाल जो मेरे से रह गए, प्लीज़ यू कैन कमेंट बिलो, सो दैट अगर नेक्स्ट मुझे देते हैं सर अपना वक्त तो बिल्कुल मैं उनका एक दूसरा पॉडकास्ट लेना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ईजी टॉक्स। थैंक यू।